साथियों नमस्कार। मैं बीरेंद्र सिंह रावत मेरे यूट्यूब चैनल @जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज की बात मैं एक सच्ची कहानी से शुरू कर रहा हूँ। इस वीडियो में एक शब्द बार बार आएगा, वह है एनवायरमेंटल जस्टिस। हिंदी में कहें तो पर्यावरणीय न्याय। अनेक बार ऐसा होता है कि अलग अलग लेखों और रिपोर्ट्स को पढ़ते हुए हमारे सामने अपने ही समाज में फैली हुई अन्याय की कई परतें खुलने लगती हैं। शायद हम अन्याय की उन परतों के बारे में जान रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास उनको व्यक्त करने के लिए सही शब्दावली और आर्टिकुलेशन की कमी होती है। ऐसी परतें जिनके बारे में हम पहले से नहीं जानते थे। पिछले दिनों कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। वायु प्रदूषण से संबंधित कुछ लेखों और रिपोर्ट्स को पढ़ते हुए मेरी कुछ यादें ताज़ा हो गईं। 1975 में इमरजेंसी की घोषणा के साथ ही दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ियों को तोड़कर वहाँ बसे लोगों को उस समय की मुख्य दिल्ली से दूर बसाया जा रहा था। इस तरह दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में बनी हुई झोपड़ियों को तोड़ा गया और उनमें रह रहे लोगों को रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ में बसाया गया। एक परिवार को किसी एक रीसेटलमेंट कॉलोनी में 25 गज का प्लॉट दिया गया। इन्हीं में से एक कॉलोनी है जहांगीरपुरी। इसमें कई ब्लॉक हैं। इस कॉलोनी में दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएं तो ग्राउंड लेवल घटता जाता है। इस कॉलोनी के दक्षिणी सिरे पर ए ब्लॉक है और कॉलोनी के उत्तरी छोर पर डबल ई ब्लॉक है। ए ब्लॉक ऊंचाई पर स्थित है और डबल ई ब्लॉक निचाई पर। शायद दोनों ब्लॉक्स के ग्राउंड लेवल्स में 10 से 15 फीट का अंतर होगा। प्लॉट्स की पर्ची कांग्रेस के एक लीडर कोई अहलुवालिया की देखरेख में काटे जा रहे थे। पर्ची काटने वाले जानते थे कि जहांगीरपुरी का कौन सा हिस्सा ऊंचाई पर है और कौन सा हिस्सा निचाई पर। सो उन्होंने तय किया कि कॉलोनी को जाति और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर बसाया जाए। लेकिन बसावट के इस फार्मूले का सबसे ज़्यादा नुकसान वाल्मीकि समाज के लोगों को भुगतना पड़ा और वे प्रदूषण से होने वाले नुकसान को आज तक तुलनात्मक रूप से ज़्यादा भुगत रहे हैं। डबल ई ब्लॉक का ग्राउंड लेवल नीचा होने की वजह से पूरी जहांगीरपुरी का गंदा पानी डबल ई ब्लॉक के पास इकट्ठा हो जाता था। यह वह समय था जब सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था बेहद खराब थी। यह वह समय था जब सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था बेहद खराब थी। सीवर लाइन्स नहीं थी। डबल ई ब्लॉक के आसपास अक्सर गंदा पानी भरा रहता था। जरा सी बारिश आने पर इन ब्लॉक्स के घरों में टट्टी और पेशाब से भरा हुआ पानी घुस जाता था। राज्य को पता था कि कॉलोनी के प्रदूषण का सबसे बड़ा हिस्सा वह किसे देने जा रही है और क्यों। उस समय राज्य ब्राह्मणवादी सोच से प्रेरित होकर बस्ती बसा रहा था। क्या आज हालात बदल गए हैं? क्या आज प्रदूषण की मार सभी लोगों पर समान रूप से पड़ रही है? क्या भारत में आज भी कमजोर जातियों और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों को वायु प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव तुलनात्मक रूप से अधिक झेलने पड़ते हैं? क्या भारत में एनवायरमेंटल जस्टिस यानी पर्यावरणीय न्याय के संदर्भ में जाति कोई कारक है? आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सवालों को समझने की कोशिश करेंगे और यह सवाल एनवायरमेंटल जस्टिस के ताल्लुक से बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की स्क्रिप्ट 4 लेखों और रिपोर्ट्स को पढ़कर तैयार की गई है। इन तमाम रेफरेंसेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हैं। मुख्य सवाल क्या है? मुख्य सवाल यह है कि क्या भारत में वायु प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव को जाति के आधार पर बांटा जाता है? क्या कमजोर जातियों को वायु प्रदूषण का बड़ा हिस्सा मिल रहा है? क्या जाति का इस तथ्य पर असर पड़ता है कि किनके हिस्से प्रदूषण कम आएगा या ज़्यादा? हमें तो लगता है कि प्रदूषण हवा में होता है और हवा इधर से उधर बहती है। इसलिए किसके हिस्से में कितना प्रदूषण आएगा, इस बात का जाति और धर्म जैसी कैटेगरी के साथ क्या संबंध हो सकता है? इसीलिए कहते हैं कि पॉपुलर परसेप्शन और विज्ञान में फ़र्क होता है। पॉपुलर परसेप्शन आम तौर पर बहुसंख्यक और ताकतवर लोगों के फ़ायदे की बात को प्रसारित करता है, लेकिन विज्ञान बारीकियों में जाकर उन तथ्यों को उजागर करने में मदद करता है जिन तथ्यों को पॉपुलर परसेप्शन के कालीन से ढकने की कोशिश की जाती है। जब विज्ञान के साथ न्याय का सवाल हाथ मिलाता है तो फिर अन्याय की कई परतें खुलने लगती हैं। एनवायरमेंटल जस्टिस एक ऐसी संकल्पना है जो विज्ञान के साथ मिलकर पर्यावरण से जुड़े सवालों पर विचार करती है। एनवायरमेंटल जस्टिस इस बात पर ध्यान देता है कि पर्यावरण के नकारात्मक प्रभाव
लिंग, नस्ल, धर्म, जाति आदि के आधार पर डिस्प्रपोर्शनली न पड़े। यानी पर्यावरण के नकारात्मक प्रभाव के मामले में फेयरनेस होनी चाहिए। पर्यावरण के नकारात्मक प्रभावों के मामले में फेयरनेस का मतलब है कि कोई भी आबादी नकारात्मक पर्यावरणीय परिणामों का अनुपातहीन हिस्सा न झेले। हाल ही में स्प्रिंगर नेचर द्वारा एक रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट का शीर्षक है एन एनवायरमेंटल जस्टिस एनालिसिस ऑफ एयर पोल्यूशन इन इंडिया। यह अध्ययन इस बात की जांच करता है कि किसी विशेष सामाजिक समूह द्वारा झेले जाने के वायु प्रदूषण के जोखिम के स्तर और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बीच किस प्रकार का संबंध है। इस अध्ययन को आईआईटी दिल्ली, अमेरिका और कोरिया के विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया है। वैज्ञानिकों ने यह समझने की कोशिश की कि क्या अलग-अलग सामाजिक आर्थिक समुदाय के लोग वायु प्रदूषण की समान मात्रा को झेलते हैं। वैज्ञानिकों ने अपना ध्यान पीएम 2.5 पर केंद्रित किया। फाइन पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम 2.5 हवा में मौजूद छोटे कण हैं जिनकी चौड़ाई 2.5 माइक्रोन से कम होती है। कोयला, गैसोलीन, डीजल ईंधन, बायोमास या लकड़ी के जलने से होने वाला उत्सर्जन हवा में पाए जाने वाले अधिकांश पीएम 2.5 प्रदूषण का कारण बनता है। पार्टिकुलेट मैटर जितने छोटे होंगे वे हमारे स्वास्थ्य को उतना ही अधिक नुकसान पहुंचाएंगे। हालांकि यह सच है कि वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान और एक समुदाय की पूर्व निर्धारित सामाजिक आर्थिक स्थिति के बीच संबंध की जांच करने वाली रिसर्चेस भारत में कम हैं, लेकिन कुछ रिसर्चेस ने इनके बीच संबंध की मात्रा को निर्धारित किया है। अमेरिका में वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों से वायु प्रदूषण अमीर और प्रभुत्वशाली जातियों के गांवों की तुलना में गरीब और हाशिए पर रहने वाली जातियों के गांवों में ज़्यादा होता है। यानी कोयले से बिजली बनाने वाले प्लांट फॉरवर्ड कास्ट के गांव की तुलना में दलित जातियों के गांव में ज़्यादा लगाए जाते हैं। इस तरह वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान का जोखिम दलित जातियों को ज़्यादा रहता है। आईआईटी दिल्ली और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के एक अन्य अध्ययन में देश के ग्रामीण हिस्सों में वायु प्रदूषण जोखिम असमानता का मानचित्रण किया गया और जोखिम वितरण और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बीच एक मजबूत संबंध पाया गया। यह पाया गया कि जो गरीब इलाके हैं और जो दलितों के इलाके हैं, उनमें वायु प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा है। इन अध्ययनों में भारत की 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया गया। इन अध्ययनों से भारत में पर्यावरणीय न्याय यानी एनवायरमेंटल जस्टिस संबंधी चिंताओं के बारे में सीमित जानकारियां मिलती हैं। सटीक पर्यावरणीय न्याय अध्ययन के लिए अधिक वर्तमान और विस्तृत डाटा की आवश्यकता है, जिसके आधार पर भारत में पर्यावरणीय न्याय नीति बनाई जा सकेगी। दुनिया भर में दुनिया भर में सामाजिक राजनीतिक सक्रियता ने इस ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है कि कैसे सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदाय राजनीतिक दबदबे की कमी, समाज में संरचनात्मक असमानताओं या उनके खिलाफ बढ़ती शत्रुता के कारण प्रदूषण की मार ज्यादा झेलते हैं। इन समूहों को शहर या गांव की ऐसी जगहों पर रहने के लिए मजबूर किया जाता है जहां प्रदूषण की मात्रा बाकी जगह से अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसका एक उदाहरण इसमें दिखता है कि जहांगीरपुरी जैसी कॉलोनी में किन प्लॉट्स में, किन ब्लॉक्स में किन्हें बसाया जाएगा। पर्यावरण न्याय सक्रियता की शुरुआत का पता अमेरिका से लगाया जा सकता है, जहां इसे पर्यावरणीय नस्लवाद के रूप में परिभाषित किया गया है। यह सामाजिक और स्थानीय पैमाने पर पर्यावरणीय देनदारियों के असमान वितरण पर केंद्रित था और जिसे अक्सर मुख्यधारा के पर्यावरण आंदोलन द्वारा अनदेखा किया जाता था। ऐसा भारत में भी देखने को मिलता है। जबकि किसी भी समुदाय में पर्यावरणीय अन्याय को संबोधित करने और स्वीकार करने के लिए सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों को पहचानना महत्वपूर्ण है। एक प्रभावी नीति सुनिश्चित करने के लिए उन स्ट्रक्चरल मुद्दों को पहचानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो इन असमानताओं का कारण है, जैसे कि जाति और गरीबी। यदि असमानता के इन सामाजिक तंत्रों को उपयुक्त रूप से परिभाषित कर मान्यता नहीं दी जाती है, तो हम एक प्रभावी पर्यावरणीय न्याय नीति नहीं बना सकते। अमेरिका में
सरकार ने प्रदूषण से होने वाले खतरे में असमानता को संबोधित करने के लिए जस्टिस 40 नीति लागू की है। इस पहल का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार के कुछ निवेशों के कुल लाभों का कम से कम 40% वंचित समुदायों को प्राप्त हो, जो हाशिए पर जीने को मजबूर हैं और प्रदूषण के अत्यधिक बोझ से दबे हुए हैं। पर्यावरणीय न्याय के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए अनेक उपाय करने की जरूरत है। भारत में वायु प्रदूषण को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पहल के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। वायु प्रदूषण नियमों में पर्यावरणीय न्याय को शामिल करना भी महत्वपूर्ण है। किसी भी पर्यावरणीय न्याय नीति के हस्तक्षेप के 3 स्तंभ हैं: सूचना तक पहुंच, भागीदारी तक पहुंच और न्याय तक पहुंच। वायु प्रदूषण जोखिम असमानता के अंतर को कम करने की आवश्यकता है और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों द्वारा सामना किए गए नकारात्मक सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव को दूर करने की आवश्यकता है। नीति बनाने और उसे लागू करने में इन समुदायों द्वारा सामना किए जाने वाले असमान जोखिम की पहचान करनी होगी और उन्हें पर्यावरण संबंधी नियम बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देना होगा। इस प्रकार पर्यावरणीय जोखिम का न्याय संगत वितरण होना चाहिए ताकि भारत में कोई डबल ई जैसा ब्लॉक न बच सके। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी, उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।